दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार। आज तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी भरेंगे हुंकार, महाराष्ट्र में करेंगे पीएम प्रचार। संदेश खाली विवाद में शाहजहां शेख की मुश्किल बढ़ी, ईडी ने फिर जारी किया समन। ईडी करेगी शाहजहां शेख से पूछताछ। मौलाना महमूद असद मदनी को मिला नोटिस, यूपी एसटीएफ ने जारी किया नोटिस। अवैध हलाल प्रमाण पत्र में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए मिला नोटिस। शिमला पुलिस का बड़ा एक्शन, ड्रग के साथ पूर्व मंत्री के बेटे सहित 5 गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मारी थी रेड। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज दिल्ली से लखनऊ तक मंदिरों में जुटी भारी भीड़, मां के दर्शन के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लाइव न्यूज में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री तमिलनाडु में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। डेवलप भारत की फाउंडेशन तैयार की है। आपको याद होगा 2014 के पहले भारत को कैसी नजर से देखा जाता था। हमारी इकोनॉमी वीक थी, देश में बिग या स्मॉल डिसीजंस ही नहीं होते थे, केवल स्कैम्स की खबरें आती थी। जब भी अखबार खोलो स्कैम, जब भी नेता का नाम सुनो स्कैम। भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत की इकोनॉमी कभी भी फेल हो सकती है, हिंदुस्तान इकोनॉमिकली डूब जाएगा, ऐसा कहा जाता था। நண்பர்களே, இந்த 21வது நூற்றாண்டிலே நாம் இந்தியாவையும் நம் தமிழகத்தையும் அத்தனை பேர் ஒன்றிணைந்து வளர்க்க வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, கடந்த 10 ஆண்டுகளிலே மத்தியில் ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசானது நல்ல ஒரு இந்தியாவுக்கான அடித்தளத்தை தயார் செய்து வைத்திருக்கின்றது. ஆனால் 2014ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பாக இந்தியா எப்படி இருந்தது நம் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும். உலகத்தில் மிகவும் பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பலவீனமான ஒரு நாடாக நாம் இருந்து கொண்டிருந்தது. அது மட்டுமல்ல, அந்த 2014 முன்பாக மிகப்பெரிய முடிவுகள் இந்த நாட்டில் எதுவும் எடுக்கப்படாமல் இந்த ஆட்சி நடந்து கொண்டிருந்தது. ஆனால் இந்தியாவை பற்றி எங்கு பார்த்தாலும் உலகத்தில் என்ன செய்தி வரும் தெரியுமா? மோசடிகள், இந்தியாவில் நடக்கிற மோசடிகள், இந்தியாவில் நடக்கின்ற ஊழல்கள், இது பற்றி மட்டுமே நமக்கு செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் அது மட்டுமல்ல, இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் என்றைக்கு வீழ்ச்சியடையும் என்று உலக நாடுகள் முழுவதும் பேசப்பட்டு வந்த நிலையிலே இதற்கு முன்பாக இருந்த அரசாங்கம் செய்து வந்தது. वही भारत आज दुनिया की एक ताकत बनकर के उभर रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें तमिलनाडु की बड़ी भूमिका रही है। भारत को स्पेस सेक्टर में आगे ले जाने में तमिलनाडु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग में आगे ले जाने में तमिलनाडु का हार्ड वर्क रहा है। मुझे विश्वास है तमिलनाडु में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर इस राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तमिलनाडु के युवाओं के टैलेंट ने भारत के इकोसिस्टम को भी मजबूती दी है। இந்தியா இன்றைக்கு உலகத்தில் வல்லரசாக மாறி வந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, மேலும் தமிழகம் இதற்காக வல்லரசாக மாறுவதிலே தமிழகத்தின் பங்கு மிகப்பெரிய பங்காக இருப்பது எனக்கு
तो तमिलनाडु से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर एक विशाल जनसभा में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर बसा नागपट्टिनम न केवल प्राचीन चर्चों और शांत समुद्र तटों वाला एक शहर है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक महत्व वाला एक समुदाय है। वहां के मछुआरे रोजी रोटी के लिए बेहतर नीति चाहते हैं। कैसे है नागपट्टिनम में चुनावी माहौल, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। அதே போல தமிழர்களுடைய இளமை திறமை இந்தியாவினுடைய இந்த அருமையான வளர்ந்து வருகிற சூழலுக்கு மேலும் வலுவை சேர்க்கிறது। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर बसा नागपट्टिनम न केवल प्राचीन चर्चों और शांत समुद्र तटों वाला एक शहर है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक महत्व वाला एक समुदाय है। यहाँ मशहूर वेलानकन्नी चर्च है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग नागपट्टिनम पहुँचते हैं। यहाँ की सुंदरता अपनी जगह है, लेकिन चुनावी मौसम में गंभीर मुद्दे भी तमिलनाडु के इस इलाके से उठते हैं। मछुआरे समुद्र में घटती मछलियाँ और सुरक्षा चिंताओं से जूझ रहे हैं। नागपट्टिनम के निवासियों की मांग है कि उनकी आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए जल्द से जल्द राष्ट्रीय स्तर की कोई नीति बनाई जाए। ஒரு 300க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் வந்து அங்கே இருக்கு. அங்கே அதை இன்னும் கொடுக்கவே இல்லை. இப்போ புதுசாக அங்கேயும் ஒரு சட்டம் போட்டு தமிழக விசைப்படகுலாம் அங்கே இங்கேருந்து கொடுக்கக்கூடாது, ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி புதுசாக ஒரு ஆக்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. போட்டதுனால அதனால் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது. இதனால் இங்கே போட்டை இழந்தவங்க இங்கே குடும்பம்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுது. இந்த பிரச்சனை வந்து நீண்ட நாளாக இருந்துட்டு தான் இருக்குது. முன்னாடி வந்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது போட்டெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்துட்டு தொடர்ந்து இது ஒரு 30-40 வருஷமாக இருக்குது. இருந்தாலும் வந்து முன்னாடி வந்து போட்டெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. Kachativu issue will not make any impact in this election. Kachativu is a problem from 1917 actually. They have made a peace treaty with these people, and in UN they have accepted this one. So this Kachativu will not make any impact. महंगाई के मुद्दे से भी लोग परेशान नजर आए और इस पर जल्द से जल्द काबू पाने की मांग की। அது 2014க்கு முன்னாடி கச்சா எண்ணெய் விலை வந்து $140 இருக்கும்போதே காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டில் $140 இருக்கும்போதே 54 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க. 60 ரூபாய்க்கு மேலே போகல. சிலிண்டர் விலையும் இப்போ முன்னெல்லாம் வந்து 400-450 ரூபா தாண்டலை. இப்போ வந்து எல்லாமே அது இப்போ வந்து பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் விலை வந்து வெறும் 80 ரூபா தான் இருக்குது. ஆனால் வந்து 100 ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு பெட்ரோல், 104 ரூபா வந்துருச்சு பெட்ரோலு இப்போ 10 வருஷத்தில். அதனால் வந்து விலைவாசியெல்லாம் வந்து இந்த பெட்ரோல் டீசல்னால விலைவாசினால தான் மற்ற பொருளும் விலையெல்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதை ஃபஸ்ட்டு சரி பண்ணணும். नागपट्टिनम लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सीपीआई के वी सेल्वराज इस सीट से डीएमके गठबंधन के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने एसजीएम को मैदान में उतारा है। रमेश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दिवंगत नेता एसजी मुरुगैयान के पुत्र हैं। एआईएडीएमके ने जी सुरजीत शंकर को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। 2019 के चुनाव में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने राज्य की 39 में से 38 सीट जीती थी। तमिलनाडु की सभी 39 सीट पर 2024 के आम चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को सीएम केजरीवाल की याचिका। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनौती, दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता का ये पूरा मामला, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हुई थी खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई थी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केजरीवाल के समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में केजरीवाल इस वक्त बंद हैं और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख केजरीवाल की ओर से किया गया है।
गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हुई थी खारिज और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है अरविंद केजरीवाल ने। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनौती याचिका खारिज कर दी थी। केजरीवाल के वकील जल्द सुनवाई की मांग भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख, और यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता का पूरा मामला, यह हम खबर आपको बता दें। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हुई थी खारिज, तो गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख, अहम जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली के उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता का पूरा मामला, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई थी। केजरीवाल के वकील ने हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग भी बताया जा रहा है करने वाले हैं। इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता का और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई थी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई थी। तो यह हम जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को सीएम केजरीवाल की याचिका, केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनौती याचिका की थी खारिज। केजरीवाल के वकील जल्द करेंगे सुनवाई की मांग, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां पर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। यह हम खबर आपको हम बता दें। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर केजरीवाल के वकील जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। केजरीवाल के वकील जल्द सुनवाई की करेंगे मांग, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनौती याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल के वकील जल्द सुनवाई की मांग करेंगे, तो केजरीवाल के वकील जल्द करेंगे सुनवाई की मांग। आम खबर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से खबर। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया अरविंद केजरीवाल ने, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप भरत जुड़ चुके। कुलदीप, सुप्रीम कोर्ट को सीएम केजरीवाल की याचिका मिली और बताया जा रहा है कि कल जब हाईकोर्ट का फैसला आया, इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों की ओर से जल्द सुनवाई की भी मांग की जाने की बात सामने आ रही है। के बाद अरविंद केजरीवाल को जब उनकी याचिका खारिज कर दी गई, क्योंकि हाई कोर्ट का सीधे तौर पे कहना था कि ईडी के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, क्योंकि जितनी भी इसके अंदर जो शराब घोटाले से जो आय अर्जित की गई थी उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर पूरा अरविंद केजरीवाल का रोल था, जिसके खिलाफ इन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख किया था। और आज जो अरविंद केजरीवाल के वकील है वो सीजीआई की बेंच के समक्ष प्रस्तुत होंगे और उस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करने के लिए उनकी मांग रहेगी, क्योंकि इस केस में भी जल्दी सुनवाई करी जाए और गिरफ्तारी और जो
रिमांड को लेके आज पुनः याचिका लगाई है। अब देखना इस पे लाजमी होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या सुनवाई करता है। अभी फिलहाल बिल्कुल। कोर्ट के अंदर ये भी सुनवाई चल रही है। अब देखते कोर्ट का इसमें क्या रुख रहेगा। जी बिल्कुल कुलदीप, जिस तरीके से कल दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से वैध है और याचिका को लेकर जो बड़ी बातें कही थी, इसके साथ ही ये भी कहा कि हर एक चीज में इस तरीके से नहीं आगे बढ़ाई जा सकती है। इस तरीके की कई कड़ी टिप्पणियां दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कल की गई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में अब जब सुनवाई हो रही है, क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल को कोई राहत आज क्या सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है वो कम होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको जब राहत नहीं मिली तो उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था। और हाई कोर्ट का जब कड़ा रुख कल सामने आया, जब जिसपे हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ईडी के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, क्योंकि जितनी केजरीवाल ने जितनी मीटिंग करी उसपे केजरीवाल थे, जहां जहां पैसा उन्होंने पहुंचाया उसपे भी केजरीवाल का अहम रोल था। और ईडी के पास उनके जो खिलाफ जो आए थी, जो कहा था उनको खर्च करना है, किस तरह से पैसों को जो पैसे इकट्ठे करने, वो सब केजरीवाल के समक्ष ही बैठ कर उसके सामने इस तरह की बैठक की गई थी। इसको लेकर कल हाई कोर्ट ने इस याचिका को जो उनकी याचिका थी उसे खारिज कर दी थी। तो उसी को तौर पे साफ तौर पे कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कड़ा रुख अपना सकता है, क्योंकि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर फिलहाल सबूत तो पर्याप्त हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेता है, आज क्या कुछ निकलकर सामने आता है, वो देखना अहम होगा। शुक्रिया आपके लिए फिलहाल कुलदीप अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कल दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनौती याचिका खारिज कर दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। आज उनके वकीलों की ओर से जल्दी सुनवाई की मांग की बात सामने आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से एक और अहम खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली शराब घोटाले का मामला मनीष सिसोदिया पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति अनियमितता का पूरा मामला है और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई थी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है अरविंद केजरीवाल ने। अब दिल्ली से अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली शराब घोटाले का मामला मनीष सिसोदिया पर आज सुनवाई होगी। सिसोदिया की बेल अर्जी पर आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर बेल अर्जी को लेकर आज सुनवाई है। मनीष सिसोदिया के मामले में आज सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बेल अर्जी पर होगी सुनवाई। तो मनीष सिसोदिया की बेल अर्जी पर आज सुनवाई होगी। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज मनीष सिसोदिया की बेल अर्जी को लेकर होगी सुनवाई। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। और दिल्ली से खबर, दिल्ली शराब घोटाले का ये पूरा मामला मनीष सिसोदिया पर आज होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर पूरे मामले में आज सुनवाई होगी। और बेल अर्जी को लेकर क्या कुछ सुनवाई के दौरान निकलकर सामने आता है, ये देखना बहुत अहम होगा। लखनऊ से अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर यूपी के 3 युवक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए। मलेशिया में नौकरी के नाम पर हो रहा साइबर फ्रॉड। म्यांमार में तीनों युवकों को बनाया बंधक। 8,15,000 रुपए लेने के बाद भी नहीं छोड़ा। पीड़ितों में 2 लखनऊ और 1 बाराबंकी का युवक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह थाईलैंड के जरिए ले गया था म्यांमार। पीड़ितों से साइबर फ्रॉड का करवाया जा रहा काम। तीनों युवकों ने अपने वीडियो परिजनों को भेजे हैं। एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पीड़ितों में 2 लखनऊ और 1 बाराबंकी का युवक है। हालांकि अब इन पीड़ितों ने वीडियो अपने परिजनों के साथ साझा किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह थाईलैंड के जरिए ले गया म्यांमार। यह हम जानकारी आपको बता दें, पीड़ितों से साइबर फ्रॉड का काम करवाया जा रहा और तीनों युवकों ने अपना वीडियो परिजनों को भेजा है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह थाईलैंड के जरिए ले गया था म्यांमार।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, तीनों युवकों ने अब अपना वीडियो परिजनों को भेजा है, तो बताया जा रहा है कि पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। फिलहाल जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए गरिमा, लखनऊ के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में जोगिंदर सिंह नाम के जोगिंदर चौहान ने एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें धारा 307 और 420 के तहत एक एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें राहुल उर्फ आरुष गौतम और रॉबिन हुड को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि नौकरी के नाम पर वो कुछ लोग इसको मलेशिया ले जाना चाहते थे, दोनों लोगों को, इसके दोस्त, और मलेशिया न ले जा करके वो उसको म्यांमार ले गए और म्यांमार में तीनों को बंधक बना करके उनसे साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है। इस पूरे मामले का वीडियो खुद पीड़ित ने म्यांमार से वायरल किया और तब जाकर के इस बात का पता लगा। हालांकि 8,15,000 रुपए इनको तस्करी के रूप में इनको बंधक बना करके जो साइबर फ्रॉड इनसे करवा रहे थे, जिसका नाम रॉबिन हुड था, उनके परिजन यानी कि जोगिंदर के छोटे बड़े बेटे से मांगी भी है। और इस पूरे मामले में जब मामला संज्ञान में आया तो खुद अधिकारियों ने पहल की और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल यूपी सरकार केंद्र सरकार से मदद मांग रही है और म्यांमार में जो इन फंसे लोगों की जो रिहाई है उससे बातचीत चल रही कि जो लोग थे, 2 लोग लखनऊ के थे और 1 लोग बाराबंकी के थे और तीनों आपस में दोस्त थे, और किस तरीके से लोग म्यांमार पहुंचे, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा अंदेशा है और इसी अंदेशा के चलते इन सभी तीनों लोगों को म्यांमार छुड़ाने की जो कवायद है वो पुलिस जो है वो सरकार के जरिए कर रही है। लेकिन बहुत गंभीर विषय ये है कि लखनऊ के अंदर ये लोग जो रहते थे वो बाराबंकी के कैसे कहने के युवक पर वो लोग म्यांमार चले गए और मलेशिया जबकि जाना था और इस भाषा दे करके मलेशिया के ना बजाय म्यांमार जा करके उनको वहां पर बंधक बनाया गया और उससे असलाहे के दम पर वहां पर साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है और अफसर इस बात पे थोड़ा बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि तीनों लोग जो म्यांमार गए हैं वो आपस में दोस्त है और एक दोस्त ने बिल्कुल पूरे मामले में अब जब जांच बैठी है तो ऐसे में देखना होगा कि इन पीड़ितों को राहत कब तक मिलती है। शुक्रिया आपका शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो मलेशिया में नौकरी के नाम पर साइबर फ्रॉड का काम इनसे करवाया जा रहा है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये शिकार हुए थे। हालांकि अब इनकी ओर से वीडियो बनाकर अपने परिजनों के साथ में साझा किया गया है, जिसके बाद एफआईआर की बात सामने आई है। लखनऊ से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फिल्म निर्देशक शब्बीर कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रेया एंटरटेनमेंट के निदेशक ने दर्ज कराया मुकदमा। पीएम के जीवन पर फिल्म बनाने का किया था दावा। फिल्म बनाने के दावे के साथ 1 करोड़ रुपए हड़पे। निर्माताओं ने संचालक को मुनाफे का दिया था झांसा। पीजीआई कोतवाली में निदेशक हेमंत कुमार ने केस दर्ज कराया है। 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया। निर्माता ने नया सवेरा फिल्म बनाने की बात कही थी। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर निर्माता ने नई फिल्म बनाने की बात कही थी, जिसके बाद ये अहम बातें सामने आई हैं। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पीजीआई कोतवाली में निदेशक हेमंत कुमार ने केस दर्ज कराया है। 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराए जाने की बात सामने आई है। निर्माता ने नया सवेरा फिल्म बनाने की बात कही थी। और शिवा हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए है। शिवा, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित फिल्म बनाने की बात कही गई, जिसके बाद धोखाधड़ी हुई। बिल्कुल गरिमा, लखनऊ के रहने वाले हेमंत कुमार राय जो पीजीआई इलाके में वृंदावन कॉलोनी में रहते हैं और श्रेया एंटरटेनमेंट कंपनी नाम से एक फर्म चलाते हैं और यूट्यूब पर गाने बना करके उसको प्रसारित करते हैं। इनका आरोप यह है कि जो फिल्म निर्माता है शब्बीर कुरैशी, उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पर फिल्म बनाने के लिए इनसे 1 करोड़ रुपए लिए थे और संजय सिंह और सिकंदर खान ये दोनों भी इस फिल्म को बनाने के लिए इच्छुक थे और संजय सिंह के जरिए इनकी मुलाकात शब्बीर कुरैशी से हुई थी। लेकिन तमाम जो वक्त बीत गया और फिल्म की डेट रिलीज नहीं हुई और 1 करोड़ रुपए उनको लगा कि उनका फंस गया है, तो इस जब पैसे मांगने के लिए उनसे शब्बीर कुरैशी से बार बार बातचीत करते थे तो किसी न किसी का बहाना वो बनाता था या प्रधानमंत्री कार्यालय से फिल्म की एलओसी ना पास होने का बहाना बताता था। इसलिए हेमंत कुमार राव ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई है, जालसाजी की, कि प्रधानमंत्री की फिल्म बनाने के नाम पर शब्बीर कुरैशी और उनके 2 साथियों ने 1 करोड़ रुपए उनसे ऐंठे हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और दस्तावेजों के आधार पर उनसे पैसे वसूली की कार्रवाई या उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई अफसर जल्द ही बता रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो पीजीआई कोतवाली में निदेशक हेमंत कुमार ने केस दर्ज करा लिया है। निर्माता ने नया सवेरा फिल्म बनाने की बात कही थी। 1 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, फिल्म निर्देशक शब्बीर कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की बात कही गई। और अगली खबर भी लखनऊ से ही आपको बताते हैं, जहां पर शाइन सिटी के 2 डायरेक्टर समेत 3 पर शिकंजा। आज से 7 दिनों तक ईडी रिमांड पर रहेंगे सभी और ईडी
तीनों डायरेक्टरों से 16 अप्रैल तक करेगी पूछताछ। शाइन सिटी ग्रुप पर 60,000 करोड़ हड़पने का आरोप है। शाइन सिटी ग्रुप पर देश में 400 से अधिक मुकदमे। ठगी की रकम को शेल कंपनी में किया था ट्रांसफर। रकम को ट्रांसफर करने के मामले में होगी पूछताछ। आरोपी आसिफ नसीम 20 कंपनियों में था डायरेक्टर। फिलहाल जेल तीनों आरोपी जेल में बंद हैं, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। शिवा शर्मा हमारे साथ में लगातार हैं। शिवा, ठगी की रकम को सेल कंपनियों में ट्रांसफर किया था, ऐसी जानकारी है। पूरी अपडेट क्या है आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, जेल में बंद जो तीनों आरोपी हैं गरिमा, उनको फिलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड में ले लिया गया है और 7 दिन की कस्टडी रिमांड कोर्ट की तरफ से ईडी को मिली है। और ये रिमांड शुरू होने के बाद कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाएंगी आसिफ नसीम, अमिताभ श्रीवास्तव और उनकी पत्नी मीरा की, क्योंकि तीनों को ही जब गिरफ्तार करके पिछले नवंबर को उनको जेल भेजा गया था तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने पूरे मामले पर केस भी किया गया था, क्योंकि यूपी में एक बहुत बड़ा नाम था शाइन सिटी ग्रुप का और 60,000 करोड़ का निवेशकों के इन्होंने फ्रॉड किया था। और 60,000 करोड़ के बाद से जब सरकार के चर्चा के विषय में आए कि इस तरीके की कंपनी उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों से ठगी कर रही है, निवेश के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है, तब ईडी ने भी अपनी कार्रवाई शुरू की है। लेकिन इसका जो मुख्य आरोपी है, जो शाइन सिटी ग्रुप का सीएमडी है राशिद नसीम, वो फिलहाल दुबई में है। लेकिन इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं जो संपत्ति लोगों से ठगी के रूप में ली गई थी और उसमें उसको शेल कंपनियों में डाइवर्ट करके उनसे संपत्तियां खरीदी गई थी, तो अब ईडी की जो 7 दिन की रिमांड होगी वो संपत्तियों को, उनका जो ब्यौरा है उसको जुटाएगा और उनकी जो कुर्क करने की कार्रवाई है वो पूरी जरूर की जाएगी। और साथ ही साथ इनके रिमांड में लेने के बाद ये और भी बहुत खुलासा होगा कि कौन कौन लोग कंपनी से जुड़े लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर अभी भी छुपे हुए हैं। जी, शुक्रिया आपका शिवा अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ से खबर शाइन सिटी के डायरेक्टर को लेकर यहां बात सामने आई है और आज से 7 दिनों तक की रिमांड पर रहेंगे सभी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से आम जानकारी आपको हम बता रहे थे। आगे बढ़ते खबरों की ओर। लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर भी है। सरकारी स्कूल में उम्र के नए नियम। पहली कक्षा में 6 की उम्र में ही होगा प्रवेश। 6 साल से कम उम्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। शिक्षा निदेशक ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। अगर बच्चे की उम्र 6 साल से कम है तो उसे प्रवेश नहीं मिलेगा। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए उम्र 6 साल होना जरूरी है। 6 साल से कम उम्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, शिक्षा निदेशक ने सख्त आदेश जारी कर दिया है। तो शिक्षा निदेशक ने सख्त आदेश जारी किया है। लखनऊ से खबर, सरकारी स्कूलों में उम्र के नए नियम बना दिए गए हैं। तो सरकारी स्कूल में उम्र के नए नियम, पहली कक्षा में प्रवेश के लिए उम्र का 6 साल होना जरूरी कर दिया गया है। यानी 6 साल से कम उम्र के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलेगा, क्योंकि अब पहली कक्षा में प्रवेश लेने के लिए उम्र का 6 साल होना जरूरी बताया गया है। ये नया नियम शिक्षा निदेशक की ओर से जारी किया गया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सरकारी स्कूलों में उम्र के नए नियम सामने आए हैं। पहली कक्षा में 6 की उम्र में ही प्रवेश होगा। 6 साल से कम उम्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। संदीप मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, एक बड़ी खबर है, अब पहली कक्षा में अगर प्रवेश बच्चों को चाहिए तो उनकी उम्र 6 साल होनी चाहिए। इससे कम उम्र में बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, शिक्षा निदेशक की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। वो आदेश ये है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, जो परिषद विद्यालय में प्रवेश ले लेते थे, उनको अब एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी कि आपको सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए आपको 6 साल की उम्र होना जरूरी कर दिया है और महत्वपूर्ण कर दिया गया है, क्योंकि पहली कक्षा में जब आप प्रवेश लेते हैं तो आपकी उम्र उस समय 6 साल होनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी कई बार सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे 4 साल के होते थे या 5 साल के होते थे, उनको प्रवेश मिल जाता था। लेकिन फिलहाल अब इस आदेश पे विराम लग गया है और 6 साल अनिवार्य कर दिया गया है। तो यानी कि जब आप 6 वर्ष के हो जाएंगे तब कक्षा 1 में आपको एडमिशन मिलेगा। इससे पहले अगर आप प्री पढ़ना चाहते हैं तो बाहर किसी विद्यालय में जो है आप अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। लेकिन क्लास 1 में एडमिशन के लिए आपको जो है 6 वर्ष का होना आवश्यक कर दिया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर, जहां पर पहली कक्षा में प्रवेश के लिए उम्र 6 साल जरूरी कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर नशीले इंजेक्शन के ओवरडोज से युवती की मौत। पड़ोसी स्मैक डीलर विवेक पर हत्या का आरोप लगा है। परिजनों ने विवेक पर हत्या का आरोप लगाया। आरोपी मुस्कान पर स्मैक बेचने का बना रहा था दबाव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की नहीं हुई पुष्टि।
आरोपी विवेक गैर इरादतन हत्या मामले में गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी विवेक ने जुल्म कबूला है। 3 बार स्मैक बिक्री में जेल जा चुका है आरोपी। पुलिस जांच में मुस्कान और विवेक के संबंधों का खुलासा होने की बात सामने आई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी विवेक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते खबरों की ओर। गाजीपुर से खबर। अब्बास अंसारी गाजीपुर जिला जेल शिफ्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच कासगंज जेल से शिफ्ट किया गया है। जिला जेल के बैरक नंबर 10 में रहेगा अब्बास। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। बैरक नंबर 10 में पहले पिता मुख्तार भी रहता था। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। जिला जेल के बैरक नंबर 10 में रहेगा अब्बास अंसारी। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। बैरक नंबर 10 में पहले पिता मुख्तार अंसारी भी रहता था। कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल शिफ्ट किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता दें। बैरक नंबर 10 में रहेगा अब्बास अंसारी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करते हैं खबरों का। रायबरेली से कांग्रेस की प्रत्याशी घोषित न होने पर सपा से बागी विधायक मनोज कुमार पांडे ने गांधी परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कई दशक से गांधी परिवार या इस परिवार का कोई भी सदस्य रायबरेली से चुनाव जीतता आया है, लेकिन आज ये समय आ गया है कि पार्टी कोई प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई। कांग्रेस के लिए इससे खराब बात और क्या हो सकती है। गांधी परिवार ने रायबरेली के लोगों को लूटा है, उनके साथ छल किया। आने वाले लोकसभा चुनाव में रायबरेली की जनता उन्हें करारा जवाब देगी। भारत परंपरा का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है। एक विराट संस्कृति, सभ्यता और परंपराएं हमारे देश से निकल करके पूरे विश्व में गई हैं। और ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यशाली और दुखदायी समय है कि जब कुछ पॉलिटिकल दल वो भगवान राम का नाम लेने पर लोगों से नाराज हो, कुछ पॉलिटिकल संरक्षित कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग भगवान प्रभु राम, माँ लक्ष्मी, दुर्गा माता, इनके ऊपर और उनकी मर्यादा के ऊपर उंगली उठाएं, जिनकी कोई की स्वयं की एक हैसियत नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने लगातार भगवान प्रभु राम, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा के बारे में बोला और तब भी मनोज पांडे चुप नहीं बैठे हैं, उसका माकूल जवाब दिया है। वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के समीप रात करीब 9 बजे गाजीपुर से वाराणसी जा रही देशी शराब के पाउच से भरा एक ट्रक बहादुरपुर हाईवे पर अचानक उसमें आग लग गई। आग लगते ही चालक परिचालक ने ट्रक से कूदकर जान बचाई और मौके पर पहुंची पुलिस ने जब तक फायर ब्रिगेड को सूचना दी तब तक सारा माल जलकर राख हो चुका था। ट्रक भी जल चुका था। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पाया गया। खबर पीलीभीत से है। लाखों रुपए की लागत से बनी सड़क 20 दिन में भी ठीक नहीं हो सकी है और 20 दिन भी नहीं टिक सकी। आक्रोशित ग्रामीणों ने ठेकेदार और अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई करने की मांग की है। लगभग 20 दिन पहले नेशनल हाईवे 730 से भगवतीपुर मंदिर को जाने वाले मार्ग का निर्माण कराया गया। सड़क के निर्माण में अधिशासी अभियंता से ठेकेदार ने सांठगांठ कर मानक विहीन तरीके से सड़क का निर्माण कर दिया और सड़क बनने के 20 दिन बाद ही सड़क की बजरी उखड़ गई और इस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ जेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि अब तक कई लोग रोड की बजरी से फिसल कर घायल हो चुके हैं। सड़क का निर्माण गुणवत्तापूर्वक नहीं करने वाले ठेकेदार और जेई ने लिपापोती करने को फिर से सड़क पर गड्ढे भरने शुरू कर दिए हैं।
रुक करते हैं अगली खबर का। डीडवा कांग्रेस के नेता रहे सुखाराम डोडवाडिया को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है। और आपको बता दें कि पूर्व विधायक भंवराराम सुपका सुखाराम डोडवाडिया और तेजपाल मिर्धा को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया। और इसी को लेकर सुखाराम डोडवाडिया मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने अपने निष्कासन को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। मीडिया से कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जिसमें अब कोई सवार नहीं होना चाहता। छोटे मोटे दलों में से कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर रही है। साथ ही सुखाराम ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अपने निष्कासन को लेकर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। कई सवाल भी सुखाराम ने कांग्रेस पार्टी से किए और जमकर कांग्रेस पार्टी पर बरसे। नागौर जिले के अंदर वो डूबता जहाज बन गया है। और जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने पिछले 2 लोकसभा चुनाव देखे जिसमें कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े लोगों ने कांग्रेस पार्टी की खिलाफत की, उसका नतीजन ये रहा कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। आज ज्योति मिर्जा का जो नेतृत्व है, एक सक्षम नेतृत्व है, एक शिक्षित नेतृत्व है, एक ईमानदार नेतृत्व है, जिन्होंने हमेशा किसान, गरीब, मजदूर और युवाओं की आवाज़ लोकसभा में जब उनको जिम्मेदारी मिली तब उठाई। उसके बाद 2 चुनाव हारने के बाद लोगों के बीच आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में आई तो कांग्रेस पार्टी का हर एक समर्पित कार्यकर्ता जिसने कांग्रेस की भावना को समझा, उसने इस गठबंधन को अस्वीकार किया। हम सभी ने हमारे कांग्रेसियों के मन को समझकर ज्योति मिर्जा का समर्थन किया। बुलियन मार्केट में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। त्योहारी सीजन में बढ़ते सोने के भाव ने टेंशन और बढ़ा दी है। सोने और चांदी के रेट आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं और पॉलिटिकल टेंशन के चलते दोनों को सपोर्ट मिल रहा है। भारतीय बाजारों के साथ ग्लोबल मार्केट में भी सोने और चांदी के रेट बढ़ गए हैं। सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली और मुंबई के सराफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतें लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच गईं। राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 140 रुपए बढ़कर 71,840 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गईं। सोमवार को सोना रिकॉर्ड 71,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत 500 रुपए उछलकर 84,500 रुपए प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। चांदी ने सोमवार को पहली बार 84,000 रुपए प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार किया था। ज्वेलर्स के मुताबिक चीन और भारत में सोने की ज्यादा खरीदारी से कीमतें बढ़ रही हैं। We've seen a continuous rise in gold price since the last 2-3 months, and this is due to a lot of factors coming in where China is purchasing a lot of gold, India is also purchasing a lot of gold, and we've also seen a few tiffs between the countries, which is helping it go up a little above the normal rising level. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स पर सोना हाजिर $2,350 प्रति आउंस पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले कारोबारी दिन से $14 ज्यादा है। ऊंची कीमतों के बावजूद गुड़ी पड़वा के मौके पर सोने की खरीदारी शुभ मानी जाती है। इस वजह से ज्वेलर्स की दुकानों पर काफी लोग नजर आए। गुड़ी पड़वा का दिन ये शुभ माना जाता है खरीदी करना, तो हम 10 ग्राम भी सोना खरीदी करेंगे, 8 ग्राम तो ले सकता है, इसलिए हम लोग खरीदी करना आज शुभ मानता है करके खरीदी कर रहे हैं। हम शॉपिंग कर रहे हैं बट शुभ मानता है आज, इसीलिए। डॉलर सूचकांक और अमेरिकी ट्रेजरी की पैदावार में गिरावट दर्ज की गई, जिससे सोने की खरीदारी में इजाफा हुआ। कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं। जानकार आने वाले दिनों में कीमतों में थोड़ी कमी और मुनाफा वसूली की भी उम्मीद कर रहे हैं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़े हुए हैं संवाददाता। प्रवेश, देखा जाए तो लगातार महंगाई चरम पर है। महंगाई की मार पहले से ही आम जनता झेल रही है और सोने और चांदी के जो दाम हैं वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। इस महंगाई की क्या वजह और साथ ही क्या जनता की प्रतिक्रिया है? अनम्यूट करिएगा प्रवेश।
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं सरफा बाजार की मार्केट में हूँ। मेरे आसपास कम से कम 50 दुकान है और मैंने कुछ दुकानदारों से जानकारी लेने की कोशिश की तो मुझे सीधे तौर पर ये बताया गया कि ये नवरात्रों का सीजन है और इसके साथ साथ चुनावी मौसम है, तो कहीं ना कहीं जो ये सोने के दाम है अभी आप जिस हिसाब से देख रहे हैं कि ये 71 और 76 के बीच की रेंज में चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें और ज्यादा पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये दाम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं उससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। आज ठीक है प्रवेश, वापस लौटते हैं, आपका रुख करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, तो अरविंद केजरीवाल की याचिका कोर्ट ने खारिज की है। वकीलों से मिलने का समय बढ़ाने का ये पूरा मामला, वकीलों से समय की मांग बढ़ाने का ये मामला सामने आ रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में फिलहाल इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो केजरीवाल की याचिका फिलहाल खारिज की गई है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी और इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि पहले ईमेल कीजिए। हालांकि आपको बता दें जो फैसला, जो बड़ी खबर सामने आ रही है, वकीलों से मिलने का समय बढ़ाने की भी मांग की गई थी और फिलहाल ये याचिका खारिज कर दी गई है। तो हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। प्रवेश शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रवेश, लगातार झटके पर झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई तरह आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए हमारी पार्टी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से वो जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से शराब घोटाले में वो जेल में बंद है और 21 मार्च को उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, तब से लगातार वो कई बार दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं। इसके अलावा निचली अदालत में भी लगातार जमानत की अर्जी को जो है डाले जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी राहत नहीं दी है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका। और मैं आपको बता दूं कि लगातार अरविंद केजरीवाल की टीम, लीगल टीम की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ जमानत देकर जेल से बाहर निकाला जाए। जी बिल्कुल, अब आगे क्या कुछ आसार, क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बात का भी जिक्र किया है कि ईमेल भेजा जाए, तो आगे कुछ गुंजाइश नजर आ रही है, राहत की उम्मीद? देखिए सीधे तौर पर मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी चीज को अगर साफ तौर पर नकार दे और एक रास्ता दे दे ईमेल का, तो उसमें सिर्फ आप अकेले ये लगा सकते हैं कि भविष्य में आपको जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दरवाजा खटखटाने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत देने से इनकार कर दिया और यही वजह है कि अब अरविंद केजरीवाल के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब उनको सिर्फ और सिर्फ राउज एवेन्यू कोर्ट है जो जिसमें ये पूरा मामला चल रहा है, पीएमएलए का कोर्ट है जिसमें जिस तरीके की पूरी अदालत है उसमें अब उनको रुख देखना होगा। और अब अभी जो फिलहाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हालांकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जो बेंच है उन्होंने इस बात का जरूर जिक्र किया है कि इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ईमेल कीजिए, हम आगे देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो फिलहाल उम्मीद जो है वो असहज नजर आ रही है, एक बार फिर से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और इसके बाद अब यहां भी याचिका को खारिज कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बढ़ते आगे, एक तलवार जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये टीपू सुल्तान की तलवार है। हस्तशिल्प का कारोबार करने वाले उदयपुर के युवा कारोबारी निखिल टंडन के कलेक्शन में कई ऐसी नायाब चीजें हैं, उसी में से एक है तलवार जिसकी चर्चा खूब हो रही है।
18वीं सदी की इस तलवार के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये टीपू सुल्तान की है। हस्तशिल्प का कारोबार करने वाले उदयपुर के युवा कारोबारी निखिल टंडन के कलेक्शन में कई ऐसी नायाब चीजें हैं। इस तलवार पर चीते का चिन्ह है। इससे पता चलता है कि मैसूर में बनाई गई थी। बाद में शाही परिवार ने इसे निखिल टंडन को गिफ्ट कर दिया था। जो तलवार ये मेरे पास आई है, ये मेरे एक मित्र हैं, एक बड़े बुजुर्ग हैं। उनको मेरे शौक़ का पता चला कि मैं कलेक्शन करता हूँ, इस तरीके से पुरानी चीज़ों का संग्रह करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पुरानी चीज़ों को बचाया जाए। तो उसी तौर पे जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया, वो राजा साहब हैं आवागढ़ के, उन्होंने मुझे ये तलवार के बारे में बताया कि उनके पास इस तरीके से तलवार हैं और वो नहीं रखना चाहते, वो गिफ्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने वो मुझे गिफ्ट करी। तलवार के अलावा निखिल टंडन के कलेक्शन में कई प्राचीन हथियार और कलाकृतियां भी हैं। मेरे पास कुछ 3-4 चीज़ें और हैं अपने कलेक्शन में। कुछ चीज़ें मेवाड़ की है, एक रेयर चीज़ ये है ग्वालियर स्टेट का सैल्यूट स्वॉर्ड है, सेरेमोनियल स्वॉर्ड भी कह सकते हैं इसको। ये इसके हैंडल पे ग्वालियर का कोट ऑफ आर्म्स है, उससे ये कंफर्म होता है कि ये ग्वालियर स्टेट की है। ये स्वॉर्ड जो है आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन अवेलेबल है। इसकी प्रामाणिकता साबित करने के लिए निखिल ने दिल्ली और जयपुर में पुरातत्व विभाग को एक पत्र भेजा है, जो जल्द ही इस बात की पुष्टि करेगा कि तलवार का कोई संबंध टीपू सुल्तान से है या नहीं। बढ़ते आगे, मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक मध्य प्रदेश के मैहर में है। ये मंदिर देवी शारदा को समर्पित है। नवरात्रि में मैहर में माता रानी के दर्शन करने पहुंचने को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक मध्य प्रदेश के मैहर में है। ये मंदिर देवी शारदा को समर्पित है। त्रिकुटा पहाड़ी के ऊपर स्थित इस मंदिर को आला और ऊदल से जोड़ा जाता है। ये दोनों बुंदेलखंड की लोक कथाओं के मशहूर किरदार हैं। आला और ऊदल बहादुर और पराक्रमी योद्धा और देवी शारदा के परम भक्त थे। मान्यता है कि देवी मां ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। आला ऊदल ये दो भाई थे जो कि उत्तर प्रदेश की महोबा के रहने वाले थे, और वो पता चला उनको यहाँ माँ के बारे में। फिर वो आए, दर्शन किए, दर्शन करके इतने मनमोहित हो गए, इतने भक्त विभोर हो गए कि वो निरंतर माँ की सेवा करने लगे। प्रतिदिन माँ के दर्शन और प्रतिदिन माँ की पूजा पाठ, अपना पूरा जीवन उनने माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति को देख के माँ प्रसन्न हो गई। मैहर के लोगों का कहना है कि दोनों भाई आज भी मंदिर में रोजाना सबसे पहले पूजा करने आते हैं। उनकी आने की अनुभूतियां अनेकों प्रकार से प्राप्त होती हैं। देखा गया है कभी जब पट खोला गया है तो नीचे जल प्राप्त हुआ है, फिर वस्त्र गीले हुए हैं, बुझी हुई बाती मिली है, भोग लगा हुआ मिला है, अद्भुत फूल प्राप्त हुए हैं। जो वहाँ के गार्ड रहते हैं 24 घंटे वहाँ पे, जो वैसे तो कोई रात को रुकने की किसी की अनुमति नहीं है वहाँ पे, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं उन्हें देखा है कि रात को अचानक 2:30 बजे 3 बजे घंटा बजने की आवाज़ दिखाई दी। अचानक जब वो राउंड अप में थे तो उन्हें देखा कि लोह जल रही है। शारदा का दर्शन करने के लिए आए हैं और ये काफी प्राचीन मंदिर है। आज भी यहाँ आला उदल जो है रात्रि के समय माता का दर्शन अर्चन करने के लिए नित्य प्रति आते हैं। चैत्र नवरात्रि उत्सव के आगाज के साथ ही मैहर में माता रानी के मंदिर में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। और ये माता रानी का जो मंदिर है, ये ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे सती माता जी का हार गिरा था और उसी की शक्तिपीठ के रूप में ये जाना जाता है मैहर शारदा महारानी। और बहुत हर भक्त की यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इसी विश्वास से हम भी आए हैं मन्नत मांगने। जितने लोग आते हैं कुछ मन्नत लेके आते हैं, कुछ माँ से मन्नत मांगते हैं कि हमारा पूरा हो जाए तो हम आपका दर्शन करेंगे। ये सब चीजें माँ मन में अपने अपने लोग लेके आते हैं और माँ पूरा करती है। नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान भक्त माता रानी की आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना भी रखते हैं। कुछ श्रद्धालु पूरे 9 दिन उपवास भी रखते हैं। प्रयागराज से आए हैं, माँ का आशीर्वाद लेने आए हैं।
कि मनोकामना है कि माँ के यहाँ आने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। और माँ की हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ शक्तिपीठी माता है, हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। कितने बार आना हुआ है? तीसरी बार हम आए हैं ये। हम ये सोच के आए कि मतलब बहुत परेशान थे अपनी जीवनी में, तो हम ये सोच के आए कि कुछ हो जाए माँ की कृपा से। हम रात से निकले हुए थे, सुबह पहुँचे, बहुत भीड़ थी, आते आते बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तब माँ के दर्शन हो गए। मैहर माता का मंदिर न केवल देश भर में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि देवी शारदा के दर पर आने से उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना है। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।